हेलो दोस्तों, लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जॉन कीट्स की बहुत ही फेमस पोयम ओड टू दी ऑटम की। दोस्तों, इस पोयम को 1819 में लिखा गया था। इस पोयम में जॉन कीट्स ने ऑटम का डिस्क्रिप्शन दिया है। बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा डिस्क्रिप्शन है। तो आइए शुरू कर लेते हैं कि ऑटम का सीजन कैसा है। सीजन ऑफ मिस्ट, के इसमें धुंध होती है ना, जो एक कोहरा टाइप होता है कि सीजन ऑफ मिस्ट, के ऑटम का सीजन धुंध का सीजन होता है। एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, और इसमें जो फ्रूट हैं वो कैसे हो जाते हैं, मेलो, रस से भर जाते हैं, यानी पूरी तरह से उनमें रस भर जाता है और ये फ्रूट्स पक जाते हैं। क्लोज बोसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, के जो ऑटम का सीजन है वो अपने दोस्त, क्लोज बोसम फ्रेंड यानी अपने अच्छे दोस्त सन से मिलकर कंस्पायरिंग, उस साजिश कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है किसकी, कि हाउ टू लोड, के कैसे लादा जाए, एंड ब्लेस, और फिर फलों को, यानी कैसे फलों को लादा जाए और उनको पकाया जाए। कि ये जो ऑटम का सीजन है ये अपने दोस्त सन से मिलकर ये कंस्पायरिंग कर रहा है, ये साजिश कर रहा है कि कैसे हाउ टू लोड, के कैसे फलों को पहले लादा जाए, एंड ब्लेस, और फिर कैसे उनको पकाया जाए। ठीक है, विद फ्रूट यानी फल। कह रहे हैं आगे, द वाइन्स दैट राउंड द हेज्ड ईव्स रन, यानी पेड़ों पर भी फलों को लाद दिया जाए, उनको पकाया जाए। और द विंड्स, और जो बेल है जो कि जो जंगली इलाके होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, वहां पर आपने देखा होगा सीनरी में या पेंटिंग में कि घरों के ऊपर कुछ बेल्स रहती हैं, उनके दरवाजों पर बेल होती है, उनके छप्परों पर बेल होती है, उनकी दीवारों पर बेल टाइप होते हैं, चारों तरफ पेड़ लगे रहते हैं। तो उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है कि कैसे लादा जाए पेड़ों को, और उस बेल को द विंड्स दैट राउंड थेज्ड ईव्स रन, यानी जो घर के ऊपर गेट पर हो, छज्जे पर हो, या कहीं भी जो बेल लदी हुई है उस पर कैसे फलों को लादा जाए। और क्या करा जाए, टू बेंड विद द एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज, यहाँ भी कॉटेज का ही वर्ड आ रहा है, यानी जो कुटिया के आसपास पेड़ हैं, कॉटेज ट्रीज या कुटिया के झोपड़ी के आसपास जो उस पहाड़ी इलाके में जो घर बने हुए हैं छोटे छोटे, मोज्ड, जो कि पेड़ कैसे हो गए हैं, उन पर काई लग गई है, के झोपड़ी के आसपास जो काई लगे हुए पेड़ हैं उन पर कैसे एप्पल्स को लादा जाए, इतना लाद दिया जाए उन पर एप्पल्स को कि टू बेंड, के वो पेड़ झुक जाएं, कि उन पेड़ों पर जो उस झोपड़ी के आसपास लगे हुए हैं उन पर इतने ज्यादा फल लाद दिए जाएं, इतने ज्यादा एप्पल्स लाद दिए जाएं कि टू बेंड, यहां तक कि वो पेड़ झुक जाएं। ठीक है, ये दोनों कंस्पायरिंग कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। और क्या करा जाए, एंड फिल ऑल फ्रूट विद द राइपनेस टू द कोर, एंड फिल ऑल द फ्रूट, और सारे फलों को पूरी तरह से भर दिया जाए, विद द राइपनेस टू द कोर, यानी सारे फलों को उसकी कोर तक, जो उसका अंतिम क्षण है। एक फल है उसके अंदर गुठली है, तो कोर आप गुठली को ले लें कि किस तरह से फलों को उनकी गुठलियों तक पका दिया जाए, है ना, कि किस तरह से राइप बोलते हैं जो है पका देना, पका हुआ फल, कि किस तरह से फलों को उनकी कोर तक, उनकी गुठलियों तक उसको पका दिया जाए। ये कंस्पायरिंग हो रही है। और क्या करा जाए, टू द स्वेल द गर्ड, अब यहाँ पे थोड़ा सा सब्जियों का भी है कि टू स्वेल द गर्ड, यानी जो कद्दू है, गर्ड बोलते हैं कद्दू, कि किस तरह से कद्दुओं को फुला दिया जाए, यानी अभी वो छोटे हैं तो वो फूल कर जो है पक जाएंगे, जो है मैच्योर हो जाएंगे। तो टू स्वेल द गर्ड, और किस तरह से कद्दू को फुलाया जाए, एंड द प्लम, और किस तरह से तोरियों को फुला दिया जाए, यानी जो दूसरी साग सब्जी हैं किस तरह से उनको भी तैयार किया जाए। और द हेजल शेल विद द स्वीट कर्नल, और जो अखरोट हैं किस तरह से उनको उनकी गुठली तक पका दिया जाए। कर्नल यहाँ गुठली को ले लें आप, कि किस तरह से अखरोट को उनके छिलके से, शैल बोलते हैं छिलका, और कर्नल यहाँ गुठली है, कि किस तरह से अखरोट को उनके छिलके से गुठली तक उनको पका दिया जाए, है ना। टू सेट द बडिंग मोर, और किस तरह से जो छोटी छोटी कलियां हैं उनको निकाला जाए। ये सब चीज क्या हो रही है, कंस्पायरिंग में ही आ रहा है सब, ये कि दोनों प्लानिंग कर रहे हैं। तो प्लानिंग हो रही है कि किस तरह से काम किया जाए। कह रहे हैं कि टू सेट द बडिंग मोर, और किस तरह से छोटी छोटी कलियों को निकाला जाए छोटे छोटे पौधों से, यानी जो फल नहीं है केवल फूल बन सकते हैं, उनकी बात है कि टू सेट बडिंग मोर, और किस तरह से छोटे छोटे फूलदार, यहाँ फलदार नहीं बल्कि फूलदार जो छोटे छोटे पौधे हैं उन पर किस तरह से बडिंग की जाए, यानी कलियों को तैयार किया जाए।
एंड स्टिल मोर, और इतनी ज्यादा कलियां वे होंगी कि लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, और यही छोटी छोटी कलियां आगे चलकर क्या बन जाएंगी, लेटर फ्लावर्स, आगे चलकर फूल बन जाएंगी फॉर द बीज, मधुमक्खियों के लिए। कि ये छोटी छोटी कलियों को कैसे तैयार किया जाए जो आगे चलकर मधुमक्खियों के लिए फूल का काम करे, एक शहद का काम करे। Until they think warm days will never cease, यहाँ तक कि वो मधुमक्खियां ये सोचने लगे कि जो वार्म डेज हैं, जो ये गर्म दिन है, will never cease, ये कभी नहीं जाएंगे ना, कभी नहीं रुकेंगे, कि ये जो गर्म दिन है ये कभी नहीं रुकेंगे। ये मधुमक्खियां ये सोचने लगे, इतना शहद भर दिया जाए उनके अंदर कि उनको ये सोचना ही ना पड़े कि ये कब जाएंगे कब आएंगे, पूरी तरह से उनमें रस को, शहद को भर दिया जाए फूलों में। फॉर समर हैज ओवर ब्रीम्ड देयर कामली सेल्स, ये खुद ही यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फॉर समर, यहाँ तक कि गर्मियों तक, हैज ओवर ब्रिम्ड, ब्रिम्ड माने लपालप भर जाना, पूरी तरह से भर जाना, देयर कामी सेल, सेल्स माने यहाँ पर छत्ता ले लेंगे, और कामी माने जो चिपचिपा होता है, कि यहाँ तक कि जो मधुमक्खियों के छत्ते हैं वो शहद से पूरी तरह से भर जाएं, जो उनके वो चिपचिपे छत्ते होते हैं, कामी सेल्स यानी जो चिपचिपे छत्ते होते हैं मधुमक्खियों के लिए, वो पूरी तरह से शहद से भर जाएं। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा देखें कि वो हैज नॉट सीन दी ऑफ, अब ये बता रहे हैं बिल्कुल नेक्स्ट स्टैंजा अलग होगा, यहाँ पर तो इन्होंने कंस्पायरिंग कर ली है, नेक्स्ट स्टैंजा अलग है। यहाँ पर ओटम को एक गर्ल्स के रूप में देखा है, एक लड़की के रूप में देखा है, तो किस तरह से डिस्क्रिप्शन है देखें कि वो हैज नॉट सीन, कि वो कौन बंदा है, हैज नॉट सीन कि जिसने तुम्हें नहीं देखा होगा, नॉट सीन दी कि जिसने तुम्हें नहीं देखा, वो कौन आखिर ऐसा बंदा है जिसने कभी ओटम को नहीं देखा। हालांकि ऑफ ओफन अमिड दाई स्टोर, हालांकि तुम तो अक्सर अपने स्टोर के बीच में दिखाई दे जाती हो। अमिड दाई स्टोर, स्टोर बोलते हैं जो भंडार होते हैं धान वगैरह के, अनाज वगैरह के जो भंडार होते हैं, स्टोर उसके लिए वर्ड है कि हालांकि तुम तो अक्सर अपने भंडार के बीच में बैठी हुई देखी जा सकती हो। तो फिर भी वो कौन बंदा होगा, वो हैज नॉट सीन दी, जिसने तुम्हें नहीं देखा। और अगर कोई इंसान बाहर निकल रहा है, अब्रॉड यानी घर से दूर जा रहा है, तो उसके लिए भी लाइन है कि समटाइम्स हु एवर, और कभी कभी जो बंदा, हु एवर जो कोई भी बाहर जाता है, तो सीक्स अब्रॉड में फाइंड दी सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर। ग्रेनरी फ्लोर माने जो गेहूं जो अपने छिलकों से अलग निकल जाते हैं, तो उनके लिए पूरे जो ढेर लगा रहता है, ग्रेनरी फ्लोर, गेहूं को काट कर ढेर लगा देते हैं ना, तो उसके लिए वर्ड आ रहा है ग्रेनरी फ्लोर। कि हालांकि जो बंदा घर से बाहर निकलता है, दूर जाने के लिए जो है घर से दूर जाना चाहता है, तो वो भी तुम्हें देख सकता है। मे फाइंड दी, वो तुम्हें देख सकता है, तुम्हें पा सकता है। सिटिंग केयरलेस, कि तुम बिल्कुल लापरवाही के साथ में केयरलेसली बैठी हुई होती हो ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर, यानी जहां पर गेहूं निकाले जाते हैं उस जगह पर, गेहूं को काटा हुआ है, उनको एक जगह ढेर लगाया गया है कि तुम अक्सर उस जगह पर बैठी हुई देखी जा सकती हो, केयरलेसली, बिल्कुल बेपरवाह आवारा टाइप से। और इसके साथ में क्या होता है जब तुम वहां पर बैठी हुई होती हो, दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड द विनोविंग विंड, विनोविंग कहते हैं वो हल्की हवा, जो गल्ला वगैरह जब जमीन पर डाला जाता है उसको फटका जाता है, तो उससे जो हल्की हल्की हवाएं निकलती हैं, उसके लिए वर्ड आ रहा है विनोविंग विंड, यानी फटकते समय जो हवा निकलती है उसके लिए, कि जो धान को, गल्ले को जब फटकते समय उससे वो सॉफ्ट एयर निकलती है, हल्की हल्की हवाएं जो निकलती हैं, उससे तुम्हारे बाल लिफ्टेड ऊपर उठ जाते हैं। जब भी उसको फटका जाता है गेहूं को, गल्ले को, तो उसकी हवा से तुम्हारे बाल, दाई हेयर, तुम्हारे बाल लिफ्टेड थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं, यानी लहलहा रहे होते हैं। आगे देखें, और ऑन हाफ रिप्ड फोरो साउंड स्लीप, और कई बार तुम्हें देखा जा सकता है। हाफ रिप्ड फोरो, फोरो बोलते हैं जो खेत में नालियां बना देते हैं, जोत कर जो नालियां बनाई जाती हैं, कि कई बार तुम्हें उस खेत में देखा जा सकता है जिसमें नालियां बना दी गई हो, है ना, साउंड स्लीप, और तुम उन नालियों के बीच में सोई हुई होती हो। ड्राउज्ड विद द फ्यूम ऑफ पपीज, और ऐसा लगता है जब तुम उन नालियों के बीच में सोई हुई होती हो कि तुम फ्यूम ऑफ पपीज यानी अफीम के जो पौधे होते हैं उनका नशा तुम पर हो गया है, और उससे तुम कैसी हो गई है, ड्राउज्ड, तुम नींद में चली गई हो। क्या ऐसा लग रहा है कि अफीम की स्मेल लेकर तुम एक गहरी नींद में चली गई हो। और जब तुम सोई हुई होती हो तो क्या होता है, वाइल दाई हुक, और जो तुम्हारी दराती है, जो तुम्हारी हुक, तुम्हारी जो दराती है, स्पेयर द नेक्स्ट व्हिच एंड ऑल इट्स ट्विन्ड फ्लावर्स, वो अलग अलग पड़ी होती है, स्पेयर वो अलग कर देती है, द नेक्स्ट स्वेच यानी जो कटा हुआ धान है,
जो कटा हुआ धान है उसको अलग कर देती है, धान को अलग कर देती है किससे? ऑल इट्स ट्विंग्ड फ्लावर्स, उसकी बालियों से। यानी जो तुम्हारी दरांती है वो स्पेयर कर देती है, वो अलग कर देती है गेहूं को और उसकी बालियों को। इस आप ऐसे समझ ले, फ्लावर्स माने बाली ले लें, और ये वर्ड है स्वेज एंड ऑल इट्स ट्विंग्ड, यानी जो गेहूं पर जो बालियां लगी होती हैं ऊपर, उन बालियों को, उनकी जो लकड़ी टाइप नीचे होता है वो बचा हुआ जो पार्ट्स होता है, कि वो गेहूं को उससे अलग कर देते। दरांती का काम ये होता है कि वो बालियों को काट देती है, कि तुम्हारी दरांती जो है वो अलग कर देती है बालियों को, है ना, उनकी जड़ों से बालियों को अलग कर देती हैं, ऐसा समझ लें। एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर thou hast keep a steady thy laden head across the brook, ये कह रहे हैं, और कई बार, एंड समटाइम्स, और कई बार, लाइक अ ग्लीनर, जहां पर गेहूं को साफ किया जाता है, और कई बार तुम गेहूं को साफ कर रहे, जो मशीनों से आजकल गेहूं साफ होता है वहां पर, कि कई बार तुमको वहां पर देखा जा सकता है जहां पर गेहूं को उनकी बालियों से अलग कर दिया जाता है। Thou hast keep the steady, और तुम लगातार, स्टडी यानी तुम जो है बैलेंस कर रही होती हो, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही होती हो। लेडन हेड ऑफ द अक्रॉस द ब्रुक, ब्रुक माने छोटी नदी टाइप होती है, यानी कई बार तुम्हें उस जगह देखा जा सकता है जहां पर बालियों से गेहूं को साफ कर कर अलग निकाला जाता है, और उस गेहूं को जो साफ हो चुका है उसको घर लेकर जाना है, तो वो तुम्हारे सर पर स्टडी दाई लेडन हेड, कि वो गेहूं तुम्हारे सर पर लदा हुआ होता है स्टडी, और तुम बैलेंस बना रही होती हो कहां? अक्रॉस अब्रुक, एक नदी को पार करते हुए। एक छोटी सी झील टाइप है कि एक झील को पार करते हुए तुम अपने आप को बैलेंस बनाने की कोशिश करती हो, और तुम्हारे सर पर वो साफ हुआ गेहूं लदा होता है। या कहां देखा जा सकता है तुम्हें? कह रहे हैं और बाय सीडर प्रेस, या जहां पर एप्पल से, तो यहां पर धान की बात हो गई, यहां पर एप्पल की बात है इसमें, कि जहां पर सेब से उसके जूस को अलग निकाला जाता है। सीडर प्रेस यानी जूस, सेब से, एप्पल से जूस को अलग कर देने वाली मशीन, कि कई बार तुम्हें उस मशीन के पास देखा जा सकता है जो सेब से जूस को अलग कर देती है। विद पेशेंट लुक, और तुम पूरी एक तरह से लगातार कंटिन्यू आप उसको देख रही होती हो। विद पेशेंट लुक, बिल्कुल एकदम से उसको तुम लगातार देख रही होती हो कि किस तरह से जूस निकाला जा रहा है। द वाज द लास्ट ओजिंग्स आर बाई आर, और तुम उस एक्टिविटी को जो वहां पर जूस निकाला जा रहा है तुम उसको देखती रहती हो, यहां तक के लास्ट ओजिंग, यहां तक के उस रस की, उस जूस की जो लास्ट ड्रॉप निकलती है, यानी आखिर तक। कहने का मतलब यह है कि आखिर तक, जब तक कि पूरा जूस नहीं निकल जाता, जब तक तुम उसको लगातार देखती रहती हो। दोस्त यहाँ से थर्ड स्टैंजा है जो बिल्कुल थोड़ा अलग है, हर स्टैंजा बिल्कुल अपने आप में अलग है। देखें कि वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, क्या स्प्रिंग सॉन्ग्स की बात छोड़िए, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग के, हालांकि स्प्रिंग के लिए ज्यादातर पोइटों ने लिखा है, तो ये कह रहे हैं किड्स के स्प्रिंग की जो गाने हैं उसको आप थोड़ा छोड़िए। वेयर आर दे, वो कहाँ हैं उनके बारे में बात मत कीजिए, क्या आप उनके बारे में बात मत कीजिए कि स्प्रिंग के सॉन्ग कैसे होते हैं। थिंक नॉट ऑफ देम, उनके बारे में सोचना छोड़िए। क्यों सोचना छोड़िए? क्योंकि दाउ हैज दाई म्यूजिक टू, क्योंकि तुम्हारा अपना म्यूजिक है। कि तुम मत सोचिए कि स्प्रिंग के गाने कैसे होते हैं, जहां पर नाइटिंगेल चहचहाती है वो कहाँ है, उनके बारे में मत सोचिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा तो अपना खुद का एक म्यूजिक है। व्हाइल बर्ड क्लाउड्स द ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, और जब सॉफ्ट डाइंग डे, जब सूरज ढल रहा होता है, जब सूरज छिप रहा होता है, तो जो क्लाउड हैं, है ना, जो क्लाउड हैं वो उस सूरज के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। कि ढलते हुए सूरज को देखा है हमने कि जब वो सूरज ढल रहा होता है तो बादल उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। कि देखिए कि जब सूरज ढलता है तो बादल उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं, और उससे क्या होता है? एंड द टच द स्टबल प्लेन्स विद द रोजी ह्यू। स्टबल प्लेन्स बोलेंगे जो धान काटने के बाद में जो उनकी बची हुई जड़ टाइप रह जाती है, जैसे कि डंठल बच जाती है ईंखों में, या धान की जगह आपने मुंजियों में देखा होगा कि जिस तरह से धान को काट कर अलग कर लिया जाता है उसकी जो जड़ें बचती हैं, तो बादलों की और सूरज की दोनों की जो रोशनी होती है वो पूरी तरह से, अगर हमने देखा है, एक तरह की ऑरेंज रोशनी, बिल्कुल रेडनेस होती है उसके अंदर। और ये जो रेडनेस है, ये जो कलरफुल जो एक लाइट है, ये क्या करती है? टच करती है, और ये रोशनी बादलों की और सूरज की दोनों की रोशनी मिलकर ये टच करती है द स्टबल प्लेन्स, उन बची हुई यानी डंठलों को। ठीक है, रोजी ह्यू यानी रोजी कलर के साथ में, लालिमा जो होती है।
देन इन अ वेलफुल, और फिर क्या होता है जब सूरज ढल रहा होता है और ये सब नज़ारा होता है, तो जो अवेलफुल यानी संजीव दर्द भरा, कोयल माने गाना, स्मॉल नेट्स, नेट्स बोलते हैं दोस्तों, एक कीट होता है, कीड़ा टाइप ये होता है कि जब ये सब होता है तो एक जो झिंगर है, जो एक कीट है, वो एक बहुत ही दर्द भरी आवाज में, वेलफुल कोयल बहुत ही दर्द भरी आवाज में गाना शुरू कर देता है। ये कीड़ा कैसा है? स्मॉल, बहुत ही छोटा कीड़ा है, और जब सूरज छिपता है तो एक बहुत ही दर्द भरी आवाज में गाना शुरू कर देता है। कहाँ रहता है ये कीड़ा? एमंग द रिवर्स सैलोज, सैलोज बोलते हैं उन पेड़ों को, उन पौधों को जो नदी के आसपास रहते हैं, कि जो नदी के आसपास पेड़ पौधे हैं उनके बीच से होकर, एमंग यानी उनके बीच से होकर ये कीड़ा बहुत ही दर्द भरी आवाज में गाना शुरू करता है। बोन एलोफ्ट और सिंकिंग एज द लाइट विंड्स लिव्स और डाइज, ये कह रहे हैं कि उसकी जो आवाज है बोन एलोफ्ट के, इतने ऊंचे स्वर में वो गाता है, बहुत ही ऊंचे स्वर में वो गाता है, ऊंची आवाज में गाता है। एंड सिंकिंग एज द लाइट, और उसकी जो आवाज है ऐसा लगता है कि जैसे रोशनी है, लाइट विंड द लीव्स और डाइज, के कभी हल्की होती है और कभी तेज होती है ना, कि जैसे हवाएं कभी हल्की चलती, हवा के साथ में जैसे हवा तेज चलेगी तो उसकी आवाज तेज आने लगेगी, और जैसे हवा हल्की होगी तो उसकी आवाज हल्की हो जाएगी, यानी लाइट विंड हवा के साथ उसकी आवाज चलती है। तो उस कीड़े की आवाज, उस छोटे से कीड़े की आवाज कभी बहुत तेज हो जाती है और कभी बहुत हल्की हो जाती है, और एक कीड़ा पूरी शिद्दत के साथ में गा रहा है, और ये डिपेंड करता है विंड पर, हवा पर। हवा तेज होगी तो उसकी आवाज भी तेज होगी, और हवा हल्की हो जाएगी तो उसकी आवाज लाइट हो जाएगी या खत्म, डाई माने खत्म हो जाएगी। एंड फुल ग्राउंड लेम्स, और जो लेम्स हैं, जो मेमने हैं, वो भी बोल रहे हैं। ब्लीड माने बोलना, लाउड माने बहुत तेज आवाज में, कि ये जो मेमने हैं, बकरी के छोटे छोटे बच्चे भी तेज आवाज में बोल रहे हैं। कहां से बोल रहे हैं? फ्रॉम द हिली बोन, पहाड़ी इलाकों से, कि पहाड़ों पर ये छोटे छोटे बकरी के बच्चे बहुत तेज आवाज में बोल रहे हैं। हेज क्रिकेट्स, और जो छोटे छोटे जो क्रिकेट यानी जो छोटे छोटे झिंगर हैं वो भी बोल रहे हैं। और ये झिंगर कहाँ हैं? हेज बोलते हैं बाड़ा, जो बाड़े होते हैं ना, जो एक तरह के बहुत सारे झाड़ झंकार जो होते हैं, कि उनके बीच से होकर छोटे छोटे झिंगर बोल रहे हैं, गा रहे हैं। एंड नाउ विद द ट्रेबल सॉफ्ट अदर, और ये जो इनकी आवाज है ये अब थोड़ा परेशान कर रही है। ट्रेबल माने परेशान करना, कि इनकी आवाज इतनी ज्यादा होती है कि आदमी को कंफ्यूज कर देती है, बहुत सारी आवाजें एक साथ सुनाई देती हैं, थोड़ा परेशान करती हैं, ठीक है। और क्या होता है? द रेड ब्रेस्ट व्हिसल्स, ये परिंदे की बात कर रहे हैं, एक परिंदा है, बर्ड्स है, जिसका जो ब्रेस्ट, जो सामने का हिस्सा है वो रेड होता है। ये जो रेड ब्रेस्ट बर्ड है ये क्या कर रहा है? विस्लिंग, यानी ये सीटी की आवाज में गा रहा है, सीटी की तरह गा रहा है। फ्रॉम द गार्डन, यानी किसी गार्डन बोलते हैं बागीचा, कि किसी बागीचे में, किसी बागीचे से कोई एक रेड ब्रेस्ट बर्ड है जो कि पूरी आवाज में विस्लिंग यानी गा रहा है। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काईज, और ये कह रहे हैं, और इसी के साथ में जो स्वेलोज यानी जो अबाबील है, जो अबाबील का एक बर्ड होता है, परिंदा है स्वेलोज, और बहुत सारी जो स्वेलोज हैं, बहुत सारी जो अबाबील हैं, गैदरिंग वो इकट्ठा हो गई हैं, और इकट्ठा होकर क्या कर रही हैं? ट्विटर, कि वो आवाज जो है बहुत तेज जो है वो गाना गा रही है इन द स्काई, आसमान में, यानी बहुत सारी जो स्वेलोज हैं, बहुत सारी जो अबाबील हैं, वो आसमान में इकट्ठा होकर गा रहे हैं। तो इस तरह से डिस्क्रिप्शन दिया है जॉन कीट्स ने, कि देखिए कह रहे हैं कि तुम्हें ज़रूरत नहीं है स्प्रिंग के सॉन्ग को सुनने की। क्यों? क्योंकि तुम्हारे तो अपने ही इतने सारे गाने हैं, कि कीड़े गा रहे हैं, परिंदे भी गा रहे हैं, और जो जानवर हैं, मेमना वगैरह, लैम्प्स हैं, वो भी गा रहे हैं। तो क्यों क्या ज़रूरत पड़ी है उन गानों को सोचने की जो नाइटिंगेल गाती है, कुकू गाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।